हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 42 और सेक्शन 43 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 42 से सेक्शन 44 हमें बताता है प्रोविजन रिलेटेड टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कि किससे रिलेट करते हैं, अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि सेक्शन 42 से लेकर के सेक्शन 45 तक ये सारे सेक्शंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्री एंड मेंस, दैट इज पीसीएस जे के एग्जाम के लिए, प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। बेयर एक्ट ले लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ली है तो। सेक्शन 42 हमें बताता है अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अब इससे हेडिंग से हमें क्या समझ में आना है कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है अगर कोई व्यक्ति उसे अपना नाम या फिर घर का पता नहीं बताता, ठीक है। आइए पढ़ते हैं कि क्या बताया गया है इसमें। ओके, सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 हमें बताता है व्हेन एनी पर्सन हु in the presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offense। देखो ध्यान से समझो, इस सेक्शन 42 में बात करी गई है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है कि वो मतलब पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में उसने ऐसा करा है, ठीक है, कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं लेस सीरियस ऑफेंसेस जो होते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है सेक्शन 2 LCRPC में, ठीक है। तो रिफ्यूजेस ऑन डिमांड ऑफ सच ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस, ठीक है। उसको मतलब पुलिस ने डिमांड करी कि तुम अपना भाई घर का पता और नाम बताओ, अपना क्या नाम है तुम्हारा, और उसने मना कर दिया कि मैं नहीं बताऊंगा नाम, ठीक है। और गिव्स अ नेम और रेजिडेंस विच सच ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स, और या फिर ऐसा नाम और पता बताता है जो कि झूठ है, गलत है। पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है, पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। ही मे बी अरेस्टेड बाय सच ऑफिसर, तो उस वक्त पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है इन ऑर्डर दैट हिज नेम और रेजिडेंस में बी एसरटेन्ड। इन ऑर्डर टू व्हाट, इन ऑर्डर टू गेट हिज नेम, और मतलब उसका सही नाम और पता चल सके, इस वजह से पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। देखो बात समझने की कोशिश करना, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर क्या करता है, पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट नहीं किसी को भी अरेस्ट कर सकता, लेकिन ये एक्सेप्शन है सेक्शन 2L नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, ये एक्सेप्शन है ऑफ सेक्शन 2L। लिख लो इसको अपनी बेयर एक्ट में या किसी कॉपी में जो आपने अभी आपके पास हो, जिसपे आप सारा लिख रहे हो, ठीक है। सेक्शन 2L नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का ये, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पुलिस जो है वो विदाउट वारंट, अगर किसी ने ये ऑफेंस कमिट किया है तो पुलिस जो है विदाउट वारंट उसको अरेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन ये सेक्शन इसका एक्सेप्शन है कि अगर ऐसा कुछ है, वो नाम और पता बताने से उसको मना कर रहा है या गलत पता नाम और पता बता रहा, पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, तो इसके चलते पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकती है जानने के लिए कि उसका सही नाम और पता क्या है। सो दिस सेक्शन 42 इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 2L नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। समझ में आ गया? तो सबसेक्शन 1 हम लोगों ने देख लिया, अब सबसेक्शन 2 देखते हैं सेक्शन 42 का। व्हेन द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन हैव बीन एसर्टेन्ड, जब उस अरेस्ट जिस पर्सन को किया है, जब उसका नाम और पता चल गया कि हाँ ठीक है ये है, he shall be released on his executing a bond, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करा करके। बॉन्ड एक रिटन एग्रीमेंट होता है, बेल बॉन्ड भी जिसे हम लोग कहते हैं। तो उसे क्या करा जाएगा, उसे रिलीज कर दिया जाएगा एक बॉन्ड साइन करवा करके, विद और विदाउट श्योरिटीज। अब कहेंगे श्योरिटीज का मतलब, श्योरिटी का मतलब जो गारंटर होता है, जिसने गारंटी ली है इस चीज की कि ठीक है वो कभी अब ऐसा नहीं करेगा, नेम और अब मतलब जो भी कुछ है वो ऐसा नहीं करेगा, वो कुछ चीजें लिखी होती है उस बॉन्ड में। भाई ये विद श्योरिटी भी हो सकता है और ये विदाउट श्योरिटी भी हो सकता है, मतलब सेकंड पर्सन इन्वॉल्व हो भी सकता है, मतलब जो सेकंड पर्सन गारंटी जो है वो इन्वॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है। टू अपेयर बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड, प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन। अच्छा, ये पहले की लाइन एक बार और समझ लो कि इसमें क्या है कि जब
मजिस्ट्रेट बुलाएगा जिसको अरेस्ट किया गया था, नेम और रेजिडेंस ना बताने पर, जिसने साइन किया उस बॉन्ड पे ये लिखा होता है कि जब मजिस्ट्रेट बुलाएगा तो उसको प्रेजेंट होना है, ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता जब उसको मजिस्ट्रेट ने बुलाया है, तो उसको कुछ फाइन पे करना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। नीचे लिखा है, सो रिक्वायर्ड प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया। पुलिस ऑफिसर ने किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, उसको अरेस्ट कर लिया है उसका नाम और पता ना बताने पर, और वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, इंडिया में नहीं रहता है, द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय अ श्योरिटी और श्योरिटीज रेजिडेंट इन इंडिया। तो उसका जो बॉन्ड है वो किससे साइन कराया जाएगा? अगर वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं है तो उसका बॉन्ड साइन कराया जाएगा एक ऐसे व्यक्ति से जो कि इंडिया का ही रेजिडेंट है, ठीक है, जो उसके रिलेशन में है, एक ऐसे व्यक्ति से उसको साइन कराया जाएगा। एक से एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी श्योरिटी हो सकती है। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए ऐसा करते हैं कि भाई वो व्यक्ति कहीं मतलब इधर उधर ना हो, ठीक है। अब 42 सबसेक्शन 3 में लिखा है, शुड द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन नॉट बी असर्टेन्ड विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट। अब अगर नेम और रेजिडेंस पता नहीं चल पाया है 24 घंटे के अंदर अंदर, जब से उसको अरेस्ट किया है उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उसका नाम और पता नहीं चल पाया है, सही नाम और पता नहीं चल पाया है, और शुड ही फेल टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड, और वो बॉन्ड को भी एग्जीक्यूट नहीं करवा पाया है, मतलब कि जो श्योरिटीज हैं जो बाकी की, जैसे इसमें आगे लिखा है, और इफ सो रिक्वायर्ड टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटीज, गारंटीज नहीं दे पाया, गारंटर नहीं ला पाया है, ही शैल फोर्थविथ बी फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन। उसको जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा दिया जाएगा, जिसके पास भी ज्यूरिसडिक्शन है, जिस भी मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें कि सेक्शन 57 में एक बात लिखी है कि 24 घंटे के, सेक्शन 57 सीआरपीसी टू बी वेरी स्पेसिफिक, 24 आवर्स के अंदर अंदर पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होना है, जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया है, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ बहुत ही रफली, बट समझ लो कि सेक्शन 57 सीआरपीसी में ये चीज लिखी हुई है कि जिस भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है, विदाउट वारंट लिख लेना, ये सारी चीजें थोड़ा याद रहेंगी, अच्छा रहेगा। विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ऑफिसर को पेश करवाना ही पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर। ये चीज कही गई है सेक्शन 57 सीआरपीसी में। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 42 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 43 की तरफ, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। अब प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है भाई, और क्या प्रोसीजर है अरेस्ट करने का वो भी देख लेते हैं। आइए सेक्शन 43 पढ़ते हैं। सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 में बताया है, एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए, कोई भी प्राइवेट पर्सन किसी भी या तो खुद अरेस्ट कर सकता है या तो किसी को कह सकता है कि भाई तुम इसको अरेस्ट कर लो, जिसकी प्रेजेंस में नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट हुआ हो या कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ हो, और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 82 सबसेक्शन 4 में दी हुई है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को ऐसे समझ लो कि जो छुप रहा है, मतलब कि उसके खिलाफ ऑलरेडी नोटिस निकली हुई है कि मतलब उसको पकड़ना है एंड ऑल दैट, कोर्ट से उसके खिलाफ नोटिस आई हुई है, लेकिन फिर भी वो छुप रहा है। तो अगर ऐसा मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर प्राइवेट पर्सन के सामने है तो प्राइवेट पर्सन उसको अरेस्ट कर सकता है। एंड विदाउट अननेसेसरी डिले शैल मेक ओवर और कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर। और जितना जल्दी हो सके बिना डिले किए हुए वो पुलिस ऑफिसर के हवाले कर दे जिस पर्सन को अरेस्ट किया है, या फिर किसी से कह दे कि भाई तुम इसको पुलिस ऑफिसर के पास छोड़ आओ, क्योंकि यहां पर ये भी लिखा है ना, और कॉज टू बी मेड ओवर, ठीक है।
और इन द एब्सेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, और अगर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है, टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो क्या कर सकता है, खुद जाकर के उसकी कस्टडी दे सकता है किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, या किसी को कह सकता है कि भाई तुम उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में छोड़ाओ। तो ये लिखा है सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में। आइए बात करते हैं सेक्शन 43 सबसेक्शन 2 में कि इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41 अ पुलिस ऑफिसर शैल रीअरेस्ट हिम। अब अगर पुलिस ऑफिसर के पास ये रीजन टू बिलीव है, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उसने जो ऑफेंस कमिट किया है वो अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41 आ रहा है, तो पुलिस ऑफिसर उसको रीअरेस्ट कर सकता है। जो मतलब प्राइवेट पर्सन जिस व्यक्ति को लेकर के आया उसको रीअरेस्ट कर सकता है। देन सबसेक्शन 3 हमें बताता है इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दोबारा से उसी पे चले जाओ, सेक्शन 42 पे, ठीक है। बताती हूँ क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, ठीक है। कि उसने क्या किया है, he has committed a non cognizable offense, पुलिस ऑफिसर के पास ये रीजन टू बिलीव है कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, एंड ही रिफ्यूजेज ऑन द डिमांड ऑफ पुलिस ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस, और वो मना करता है अपना नाम और पता बताने से, और गिव्स अ नेम और रेजिडेंस विच सच ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स, और ऐसा नाम और पता गलत बताता है, मतलब पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, ही शैल बी डेल्ट विद अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42 जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उसको अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42। बट इफ देयर इज नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, ही शैल बी एट वंस रिलीज्ड। लेकिन अगर ये सारी चीजें हो जाए, भाई अगर उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कमिट किया है, प्राइवेट पर्सन जिसको लेकर के आया है, ठीक है, और वो अपना नाम और पता बताने से मना कर रहा है या गलत बता रहा है, तो उसको अंडर द प्रोविजंस ऑफ 42 अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये सफिशिएंट रीजन टू बिलीव है पुलिस ऑफिसर को, अगर ऐसा लग रहा है कि उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है, माइंड यू एनी ऑफेंस लिखा है यहाँ पर, भले ही वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, ठीक है, तो ही शैल बी एट वंस रिलीज, तो उसको तुरंत के तुरंत वहीं छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आती है कि उसको वहीं छोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ गलती किसकी है? किसकी गलती है? प्राइवेट पर्सन की गलती है। ऐसा मानते हैं, चलो प्राइवेट पर्सन से मिस्टेक, लेकिन इसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहेंगे। ऐसा नहीं है कि अब उसने ऐसी गलती करी है तो उसको सूली में चढ़ा दिया जाएगा या उसको कोई सजा मिलेगी, ठीक है। जानबूझ के की हुई बात की मैं बात नहीं कर रही हूँ, गलती से अगर उससे ऐसा हुआ है, जानबूझ के की हुई गलती की तो अलग ही बात है, ठीक है, उसने जानबूझ के ऐसा किया है। लेकिन अगर गलती हुई है, उसे जेन्युइनली गलती हुई है, तो सेक्शन 79 आईपीसी में मिस्टेक डिफाइंड है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जो भी प्राइवेट पर्सन लेकर के आया है उसको गलती हुई है अगर उससे, सेक्शन 79, तो ये एज अ डिफेंस वर्क करता है फॉर द प्राइवेट पर्सन, ठीक है। ओके, मैं यहां पर लिख दे रही हूं एज अ डिफेंस टू द प्राइवेट पर्सन। भाई उसने अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन उसने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया, पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है उसने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया, तो सेक्शन 79 आईपीसी इसीलिए बताया गया है कि ताकि ये सेक्शन एज अ डिफेंस वर्क करता है किसी भी प्राइवेट पर्सन के लिए। ये सारी चीजें जो मैं लिख रही हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लिख लीजिए इसको ताकि थोड़ा याद बना रहे कि क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। ओके, नाउ फाइनली हम लोगों ने सेक्शन 42 और सेक्शन 43 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।